गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम वैदिक शिक्षा के अंतर्गत वैदिक शिक्षा की विशेषताओं और ब्राह्मणिक शिक्षा के गुण दोषों का अध्ययन करेंगे। वैदिक शिक्षा की विशेषता के अंतर्गत हम सर्वप्रथम संतुलित विकास की बात करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन भारत में बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास पर जोर दिया जाता था। इससे बालक का संतुलित विकास होगा और वह समाज के लिए एक उपयोगी सदस्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। आज भी ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात की जाती है कि बालक का शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक तीनों तरह का विकास आवश्यक है। सिर्फ मानसिक विकास से काम नहीं चलेगा, उसका शारीरिक विकास भी होना आवश्यक है। गुरुकुल पद्धति, हम सभी जानते हैं कि शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और यह एक जीवन संस्थाएं होती थी। गुरुकुल में छात्र गुरु के परिवार की भांति, एक सदस्य की भांति रहता था और वहाँ शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु शिष्य संबंध की अगर हम बात करें तो गुरु शिष्य जो संबंध था बहुत घनिष्ठ संबंध था और बहुत मधुर संबंध था, जो चीज़ें आज हमें शिक्षा व्यवस्था में नहीं देखने को मिलती हैं। गुरु शिष्य को मानस पिता थे, स्पिरिचुअल फादर उन्हें कहा जाता था। एक पिता जिस प्रकार अपने बच्चों के प्रति चिंतित और प्रयत्नशील रहते हैं, वैदिक काल में गुरु भी अपने शिष्यों के प्रति उसी तरह संवेदनशील रहते थे। वह शिष्यों के रहन सहन, उनके भरण पोषण, उनके स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, समस्या समाधान, उनकी शंका का निवारण, उनके शारीरिक मानसिक विकास आदि सभी जिम्मेवारियां लेते थे। इसी तरह छात्रों का भी कर्तव्य था, वह गुरु की आज्ञा का पालन करना उनका परम कर्तव्य था। और गुरु की पत्नी शिष्य, जो गुरु की पत्नी होती थी, उन्हें शिष्य अपनी माँ के तुल्य समझते थे और गुरु की सेवा किया करते थे। नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा। फोर्थ पॉइंट, निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि जो प्राचीन भारत में शिक्षा थी वह निःशुल्क प्रदान की जाती थी। जब बालक शिक्षा ग्रहण कर लेता था तब अंतिम में वह गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को दक्षिणा प्रदान करता था, वही उनका रेम्युनरेशन होता था। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, जब बालक गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार के अंतर्गत उप और नयन मतलब गुरु के निकट जाना। इसके संस्कार के बाद गुरु जो थे वह शिष्य के कानों में गायत्री मंत्र बोलते थे और उन्हें शिष्य को द्विज की संज्ञा दे दी जाती थी। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। पहला जन्म माता पिता ने दिया है और दूसरा जन्म गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आचरण के आधार पर प्रवेश। गुरुगृह में सदाचार और उच्च चरित्र वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था। निम्न आचरण वाले छात्रों को गुरुकुल में स्थान नहीं दिया जाता था। ब्रह्मचर्य की प्रमुखता, प्रत्येक छात्र को अपने अध्ययन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और गुरु के आश्रम में वह जब तक रहते थे ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते थे। गुरु की सेवा अनिवार्य थी। गुरु की दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें, उनका तन, धन और मन तीनों से बालक उनको उनकी सेवा किया करते थे और यह कार्य आश्रम के प्रत्येक शिष्य करते थे। शिक्षा में भौतिकता। शिक्षा में भौतिकता का अर्थ है कि वैदिक काल में शिक्षा धर्म प्रधान होती थी। साहित्य और दर्शन के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। चिकित्सा शास्त्र, शस्त्र शास्त्र आदि की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस तरह शिक्षा में भौतिकता का भी समावेश था। शिक्षा में व्यवहारिकता की अगर हम बात करें तो छात्र जीवन जो था वह गुरु के आश्रम में रहते थे। छात्र अपना जीवन व्यतीत करते थे और वहाँ रहते हुए वे आश्रम के कार्यों में अपना हाथ भी बटाते थे। गुरु की जो गाय होती थी उन्हें वनों में चराकर पशुपालन की शिक्षा लेते थे। आश्रम की भूमि को जोतकर कृषि शिक्षा में भी वह निपुण होते थे। भिक्षावृत्ति, छात्र
भिक्षा मांगा करते थे और भिक्षा मांगने के पीछे उद्देश्य था कि उनके अंदर विनय और की भावना का विकास हो, शिक्षा ग्रहण करके उनके अंदर अभिमान ना हो, इसके लिए भिक्षावृत्ति का व्यवस्था की गई थी। और ये भिक्षा उन्हें मिलती भी थी घरों से, क्योंकि सभी जानते थे कि मेरा पुत्र भी कहीं ना कहीं भिक्षा मांग रहा होगा, तो इसे बहुत ही पवित्र माना जाता था और उन आदर के साथ उन्हें भिक्षा दी जाती थी छात्रों को। विद्यालय का आदर्श वातावरण, ये हम सभी जानते हैं कि जो गुरुकुल होते थे वो जंगलों और पर्वतों के बीच बसे थे। शुद्ध जल, शुद्ध वायु छात्रों को प्राप्त होती थी, जिससे उनका शरीर स्वस्थ होता था और हरे भरे जंगल में अच्छे वातावरण में वह प्रफुल्लित और खुश रहते थे। समाज की बुराइयों से दूर उनका चरित्र निर्मल होता था। वैदिक 13 पॉइंट है, वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु। वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए अलग अलग थी। उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा आरंभ होती थी या 8 से 12 वर्ष के बीच मानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है वेशभूषा। गुरुकुल में प्रवेश जब करते थे तो उनकी वेशभूषा निर्धारित होती थी, उसे मेखला कहा जाता था, जिससे वे शरीर ढकते थे। पशुओं की छाल, तांत, ऊन का प्रयोग किया जाता था और अलग अलग जो छात्र थे धर्म के, उनके लिए वेशभूषा भी अलग अलग थी। तात, ऊन, चमड़े का जो कपड़े हैं उनका प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ उन्हें सुगंधित वस्तुएं, छाता, जूता, खेश, सज्जा और मतलब जो शरीर के जो प्रसाधन हैं, गहने हैं, ये सब वर्जित थे उनके लिए उपयोग करना। बिल्कुल सादा जीवन उन्हें जीना पड़ता था। इसके बाद है शिक्षा सत्र में छुट्टियाँ। शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म श्रावणी समारोह से आरंभ होती थी और पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होती थी। इस तरह शिक्षा सत्र की अवधि 5 माह थी। पाठ्यक्रम में विषय के रूप में वेदों की शिक्षा दी जाती थी, औषधि विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, ज्योतिष विज्ञान, इसके अलावा राशि विद्या, शास्त्र विद्या, तंत्र विद्या आदि विषय सम्मिलित थे। नेक्स्ट है दिनचर्या और खान पान। दिनचर्या जो उनका होता था वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे छात्र और स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुराने पाठों को दोहराते थे और नए पाठों की तैयारी करते थे। उसके बाद वह हवन और भजन कीर्तन के बाद अपनी शिक्षा शुरुआत करते थे दिन की। और इसके अलावा उनका जो खान पान था वह दिन में उन्हें 2 ही बार भोजन दिया जाता था और वह भोजन निरामिष भोजन होता था। मदिरा वर्जित थी और ज़्यादा भोजन नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि अगर उन्हें ज़्यादा भोजन दे दिया जाएगा तो उनके अंदर आलस आ जाएगा और शिक्षा ग्रहण करने में अवरोध होगा। दंड की अगर बात करें हम तो दंड जो था, वैदिक युग में जो दंड दिया जाता था वह बालकों को समझाया जाता था, उपदेश दिए जाते थे। दंड के रूप में उपवास उन्हें रखवाया जाता था। शारीरिक दंड दिया जाता था सामान्य रूप से, पर वह बहुत कठोर नहीं होता था। अनुशासन की अगर हम बात करें तो गुरु सेवा करना और आत्म अनुशासन सिखाया उन्हें जाता था। किस तरह से मानसिक अनुशासन रखना है, शारीरिक अनुशासन रखना है, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य नियंत्रण से मुक्ति। जिस राज्य से संबंधित वह गुरुकुल होता था वह राज्य के नियंत्रण में होता था। सिर्फ उन्हें सहायता प्रदान की जाती थी, पर जो शिक्षण संस्थाएं थी उनका जो आंतरिक प्रशासन था वह उस पर किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं की जाती थी। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। वैदिक काल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। उनका भी उपनयन संस्कार होता था और अधिगम काल जो होता था उसमें वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। वेदों के अध्ययन करने की भी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी।
इसका प्रमाण ऋग्वेद में अनेक संहिताओं की रचयिता महिलाएं भी थीं और विदुषी महिलाएं थीं, जिस तरह विश्ववरा, लोपमुद्रा, सरस्वती, अपाला, मैत्रेयी, कौशिकी आदि बहुत सारी विदुषियों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो विदुषियाँ होती थी उन्हें राजनीति और युद्ध विद्या भी सीखने का प्रमाण मिलता है, पर यह इसके साथ साथ उन्हें गृह कार्य, शिल्प, संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं भी उनके मुख्य विषय थे। उनके छात्रावास का संकेत तो नहीं मिलता है, पर वह गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी और धर्म साहित्य की भी शिक्षा उन्हें दी जाती थी। पर धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल जब आया तब उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी वह उन्हें उपेक्षा मिलने लगी, पर वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था, पर खासकर जो ऋषि मुनियों की जो पुत्रियां होती थी उन्हें शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट, योग शिक्षा। हम सभी जानते हैं कि पतंजलि जो महर्षि थे उन्होंने योग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था और छात्रों को योग शिक्षा के माध्यम से उनका शारीरिक विकास किया जाता था, मानसिक विकास किया जाता था। परीक्षा एवं उपाधियाँ। परीक्षा जो होती थी वह लिखित नहीं होती थी, वो शास्त्रार्थ होता था। अगर उस शास्त्रार्थ में उनसे जब प्रश्न किया जाता था और जो गुरु होते थे वो सेटिस्फाई होते थे तभी उनको नेक्स्ट क्लास में प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी। ये नहीं कि लिखित परीक्षा पास कर लिया और उन्हें नेक्स्ट क्लास में जाने की अनुमति मिल गई। उसके लिए उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था और परीक्षाएं होती थी और जब संतुष्ट होते थे तभी वो आगे बढ़ते थे और उपाधियां भी दी जाती थी। इसके पहले लेक्चर में हमने यह डिस्कशन किया था कि स्नातक, रुद्र, वसु, आदित्य आदि उपाधि उन्हें दी जाती थी। नेक्स्ट है समापवर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के अंतर्गत जब छात्र पूरी शिक्षा ग्रहण कर लेते थे उसके बाद जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते थे उसके पूर्व दीक्षांत समारोह होता था, जिसमें छात्रों को गुरु उपदेश दिया करते थे कि वह जो भी शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं उसका सदुपयोग करें, उसका कभी दुरुपयोग न करें। समापवर्तन संस्कार के साथ ही उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। अतः आज हमने वैदिक शिक्षा की विशेषताओं का अध्ययन किया और इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल जब आया उसमें ब्राह्मणी शिक्षा के रूप में उसे कहा जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके गुण और दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। गुण में परा और अपरा विद्या की शिक्षा दी जाती थी। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाता था। शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता थी। नैतिकता और चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता था। शारीरिक दंड का अभाव था और समावर्तन एवं परीक्षा की व्यवस्था भी थी। धर्माचरण की शिक्षा की प्रधानता भी थी। यह गुण थे और ब्राह्मणी शिक्षा के कुछ दोष भी थे। यह अत्यधिक धार्मिकता से बोझिल थी। यह शिक्षा भौतिक विज्ञान की उपेक्षा की जाती थी। जातिवाद को बहुत महत्व दिया जाता था। लोक भाषाएं, खाली सिर्फ संस्कृत ही प्रचलित नहीं थी, और भी बहुत सारी भाषाएं थी, पर उनकी उपेक्षा की गई थी और विभिन्न विषयों का समन्वय का अभाव था। हस्तकला और श्रमजीवी जो थे कलाकार, उनकी उपेक्षा की जाती थी। गुरु जो कहते थे वही सच है, यह रूढ़िवादिता भी आ गई थी इसमें। इसके अलावा स्त्री शिक्षा का भी अभाव था। स्त्रियों जो वैदिक युग में जो शिक्षा उन्हें शुरू में प्रदान की जाती थी, यहाँ स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा की जाने लगी और जातिवाद को भी महत्व मिल गया। इस तरह कुछ दोष भी उसके आ गए, जिसके कारण बौद्धिस्ट एजुकेशन जो है वह अपने उत्कर्ष में आया। इस तरह हमने वैदिक शिक्षा के अलग अलग सब टॉपिक्स पढ़े और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।